जी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 20 निकाले IS 38 का पेज 270। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ HADERO लिमिटेड। रिक्वायरमेंट प्रिपेयर द नोट ऑन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल्स के ऊपर क्या बनाएं? नोट बनाएं। एंड करेक्शन ऑफ एरर और करेक्शन ऑफ एरर का नोट IS 8 जिसका भी रिजल्ट आना है FR1 का IS 8 का नोट बनाएं ना छेड़े मलंगों को। तो दो काम करने हैं। एक तो आपने IS 8 का नोट बनाना है क्योंकि कहते हैं मुझे पता है FR1 में आप बोंगिया मार के पास हुए हो। और दूसरा आपने जो है वो नोट बनाना है IS 38 का। ऑन यकम मई 2022 को हमने एक 8 साल के लिए लाइसेंस खरीदा है, 8 ईयर लाइसेंस एट अ कॉस्ट ऑफ 174 मिलियन। HL प्लान्स टू यूज द लाइसेंस फॉर 6 ईयर्स। प्लान हमारा है कि इसको 6 साल यूज करना है। बता दें भाई फिर कितने सालों के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे? नहीं भाई वो तो 2 पेन इसमें पड़े हुए थे, बैग में होंगे, देखो किधर है वो बैग में। अच्छा ये पड़ा हुआ था बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। लाइसेंसेज आर ट्रेडेड इन एन एक्टिव मार्केट। लाइसेंस एक्टिव मार्केट में ट्रेड होते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2022 की रात को द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस फॉर 8 years इज ₹192 million. While older licenses sell at a fair value of new license, less 2 million for each month of the license has already been used. The residual value at the end of useful life is 48 years. यूजफुल लाइफ तो 6 years ही है ना, वो तो वैसे लाइफ 8 साल है लीगल, लेकिन हमने तो 6 साल के ऊपर अमोर्टाइज करना है ना, तो उसके एंड पे इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 48 मिलियन। पॉइंट 4 जरा पढ़ लें। HL uses the revaluation model for intangibles wherever possible and accounts for revaluation using the net replacement method. ये जो हम करते हैं ना FR1 की क्लास में अक्सर, इसको नेट रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं। एक होता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, वो फिर किसी क्लास में हम समझेंगे। फिलहाल जो रिवैल्यूएशन का मेथड हम करते हैं ना नॉर्मली, वो नेट रिप्लेसमेंट मेथड होता है। शायद आपने ग्रॉस पढ़ा हुआ है FR1 में, आई डोंट नो, लेकिन इधर हम पढ़ेंगे जरूर। अच्छा माय डियर, चलें किसी को रिवैल्यूएशन की वर्किंग याद हो किस तरह होती थी वो कर लेते हैं। आप लोग पहला सफ़ा जो है वो छोड़ दें। अच्छा, डिफरेंट स्टूडेंट्स ना डिफरेंट टीचर्स से पढ़ के आए होते हैं, तो इसलिए हर एक का रिवैल्यूएशन की वर्किंग कराने का अपना फॉर्मेट है। तो अभी जिस फॉर्मेट में मैं आपको कराऊंगा वो फॉर्मेट समझ लीजिएगा, कोई मसला ना आया तो पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने जिस मर्जी फॉर्मेट के ऊपर पढ़ी हुई है, बस ये कि जिस दिन रीवैल्यू होता है उस दिन की बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर करना होता है। चलें जी, दूसरा सफ़ा रजिस्टर का खोल के वर्किंग नंबर 1। यार एरर करेक्शन नोट भी बनाना है और इंटेंजिबल का नोट भी बनाना है, 2 पेज छोड़ दें फिर। चलें छोटा सा वर्किंग 1 काट दें, तीसरे सफ़े पे आ जाएं। वर्किंग 1 डेट डिस्क्रिप्शन, तीसरे सफ़े पे आ जाएं। एसेट और उसके ऊपर इवैल्यूएशन सरप्लस लॉस भी आ सकता है। ऑन यकम में HL एक्वायर्ड एन 8 year license at a cost of 174 million. यकम में 22, व्हाट इज कॉस्ट? प्लान्स टू यूज 6 years, तो फिर कितने सालों के ऊपर अमोर्टाइज करें? 6 साल। लाइसेंसर एक्टिव ट्रेडेड इन एक्टिव मार्केट। एज ऑन 31 दिसंबर 2022 फेयर वैल्यू ये है। तो जब कभी रिवैल्यूड अमाउंट साल के एंड की दी हो तो क्या करना चाहिए? जब कभी रिवैल्यूड अमाउंट साल के एंड की दी हो तो पहले डिप्रिशिएट करें या पहले रिवैल्यू करें? डिप्रिशिएट करें। तो अमोर्टाइज करें जी 31 दिसंबर 22। कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू 48 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8/12। ना 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 ना, इस पानी ना देना इसको। अच्छा खांगरे भाई। अच्छा आप बताएं माय डियर, अमोर्टाइजेशन कितनी आ गई?
14 आ गई, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके निकाल लिया ना, कोई फन्ने खाना बने कि डायरेक्टली 174 को डिवाइड कर दिया हो। जी मोहतरम, डेप्रिसिएशन की अमोर्टाइजेशन लिखने, सही कह रहे हो आप जी। 14 अमोर्टाइजेशन जी। बीवी 160 160 किलो, 160 मिलियन ज्यादा होगी, सॉरी। अच्छा, कोई बच्चा हाथ खड़ा करके फेयर वैल्यू बताए। 176 और जी 48 176 अच्छा, उसने ना बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से दिए। उसने क्या कि पहुंच गए आप लोग, बिल्कुल सही पहुंच गए। उसने क्या 31 दिसंबर 2022 को फेयर वैल्यू ऑफ नया लाइसेंस वैलिड फॉर 8 इयर्स इज 190। नए लाइसेंस की फेयर वैल्यू 192 है, मेरे लाइसेंस की नहीं है, नए की। मेरा तो पुराना हो गया हुआ है। वाइल अब ये ऐसे ना उसने मैथमेटिक्स की मार मारी है फेयर वैल्यू निकालने के लिए। ये कोई उसने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं टेस्ट किया आपका। उसने कहा नए की फेयर वैल्यू 198 है, वाइल ओल्डर लाइसेंस जो है वो बाजार में अगर लेके जाओ तो वो 2 मिलियन सस्ता बिकता है हर एक महीना इस्तेमाल होने पे। मुझे बताएं कितने महीने इस्तेमाल हो गया हमारा वाला लाइसेंस? 8 महीने। हर महीने इस्तेमाल होने पे 2 मिलियन सस्ता बिकता है। 8 मंथ्स इंटू 2 मिलियन, 16 मिलियन सस्ता बिकेगा। नया कितने का है? अच्छा, अब मैं बीवी को कंपेयर कर रहा हूं 31 दिसंबर 22 पे री वैल्यूड अमाउंट से। रीवैल्यूड अमाउंट अपने लाइसेंस की लूं या रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो नए लाइसेंस की लूं, फ्रेश? अपना लाइसेंस तो फिर पुराना हो गया हुआ है। 192 माइनस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू, अच्छा ये 8 इंटू 2 कुछ बता समझते हैं रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें। नहीं 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 नहीं, ये तो फेयर वैल्यू निकालने का उसने एक मैथमेटिकल तरीका बताया है। इट इज नॉट एन अकाउंटिंग तरीका कि दुनिया में ये असूल है कि चीजों की फेयर वैल्यू हर महीने 2 मिलियन कम होती है। ये तो ऐसे ही एग्जामिनर तंग करने बैठा हुआ था, उसको फेयर वैल्यू उसने कहा मैं दे दूंगा तो बच्चे एकदम पास हो जाएंगे, तो फेयर वैल्यू में थोड़ा घुमा दो। तो उसने कह दिया फेयर वैल्यू हर महीने 2 मिलियन कम हो रही है। तो फ्रेश नया लाइसेंस ले बाजार से तो कितने का मिलेगा? 192। लेकिन ओल्डर लाइसेंस, चलें जी, अब आप बता दें रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? रिवैल्यूएशन सरप्लस 16। चलें जी, नोट कर लें। हो गया जी। इसको अभी मैं जो एक ही दफ़ा ना नोट के फेस पे ले जाऊंगा। अभी मैं फेस नहीं बनाना चाह रहा, एक ही दफ़ा हम उठेंगे सारा उधर कर देंगे नोट के फेस के ऊपर। नोट के फेस के ऊपर मुझे पता है इसकी रिवैल्यूड अमाउंट वगैरह कॉस्ट वगैरह जाएगी, एंट्रीज वगैरह होंगी, वो इंशाल्लाह ले जाएंगे। और वर्किंग अभी करके रखते हैं, अगला अगला इंटेंजिबल पढ़ें। हो गया जी, चलो जी। वर्किंग 1 को मैं रेनी डे के लिए सेव कर रहा हूँ, ये साइड पे सेव कर लिया। चलें जी, वर्किंग 2। यार ये बच्चे पूछते हैं बार बार, प्लीज़ इसको पढ़ लें दोबारा जिसे को समझ नहीं आ रही। सवाल में लिखा हुआ था कि फेयर वैल्यू ऑफ नया लाइसेंस इज़ 192, लेकिन पुराना लाइसेंस बिकता है फेयर वैल्यू ऑफ नया लाइसेंस माइनस 2 मिलियन फॉर ईच मंथ ऑफ लाइसेंस दैट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज। तो हमारे वाला तो यूज़ हो चुका हुआ है 8 महीने, तो बस फेयर वैल्यू निकालने में मसला था। ऑन यकम जुलाई HL एक्वायर्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 410 मिलियन। तो ये परचेज है या इंटरनली जनरेट है?
परचेज। HL also incur cost of 20 million for consulting charges to select and evaluate the appropriate software in alignment with HL's needs। जी, इसको क्या करेंगे? अच्छा, ये अब ICAP ने ना कॉन्सेप्ट एक टेस्ट किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वेबसाइट कॉस्ट में आपने पढ़ा था ना सिलेक्शन करना चीज़ों की, ये प्लानिंग फेज टाइप है। तो आज तक हम सवालों में कंसल्टिंग चार्जेस को कैपिटलाइज करते आए हैं, आज भी मैं करूंगा। अभी आएगी कंसल्टेंट फी, अभी मैं कैपिटलाइज करूंगा उसको, आज के सवाल में भी करूंगा। लेकिन वो कंसल्टेंट फीस वो होती है जो खरीदे हुए इंटेंजेबल को इंस्टॉल करने के अंदर हेल्प करे, या अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज में कंसल्टेंट को फीस पे करें। ये कंसल्टेंट फी खरीदने से पहले सिलेक्शन और इवैल्यूएशन ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए है, सो दैट विल बी एक्सपेंस्ड आउट। याद रखिएगा, चीज खरीदने के बाद के खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, जब खरीद ली ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें। सो दैट इज, वेबसाइट में जैसे पढ़ा था ना, ये वेबसाइट है तो नहीं, जैसे प्लानिंग फेज में पढ़ा था सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस और इस टाइप की, तो ये उस टाइप का खर्चा है। अब आप वाजे मुझे जाके कहें कि आप हमें बताएं परचेज एसेट की लिस्ट में क्या क्या चीजें ऐड नहीं करनी, तो परचेज एसेट्स की लिस्ट में क्या क्या चीजें ऐड नहीं करनी, उसकी लिस्ट में आपको ये नहीं मिलेगा, थोड़ी सी ये अकल लगानी थी। अब यार आई के थोड़ी थोड़ी इस तरह की चीजें आप पूछ लेते हैं, इसका क्या हाल है? अगर आगे हमने ये फिगर गलत भी ले लिया तो हमारी अमोर्टाइजेशन बस सही आनी चाहिए। अमोर्टाइजेशन ऑब्वियसली आएगी तो गलत, लेकिन जो कॉस्ट की बेस पे जब गलत होगी तो वो आपके नंबर नहीं काटेगा, सिर्फ इस पॉइंट पे नंबर काटेगा। जिससे मैं आपको मिसाल दूं कि जो हमने परचेज एसेट पढ़े थे, पहले दिन ही पढ़ लिए थे परचेज एसेट। अब परचेज एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें डालनी है वो हमने यहां पढ़ा था, और क्या चीजें नहीं डालनी है वो यहां पढ़ा था। अब इस लिस्ट में आपको नजर नहीं आएगी ये चीज, क्योंकि ये आई के अपने बस अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट पूछा आपसे। तो बता दें, ये खरीदने के बाद के खर्चे हैं या खरीदने से पहले सेलेक्ट करने के खर्चे हैं? दैट्स व्हाई इसको कैपिटलाइज। सो दैट वाज एन अजीब कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सवाल स्मूथ है। आगे पढ़ें जी। HL expects that indefinite life can be achieved if HL incur future expenditures to enhance its performance standards by integrating artificial intelligence। अगर इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी तो ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए साथ देगा। अगर ये खर्चा नहीं करेंगे तो फिर 5 साल बाद ये ऑब्सोलीट हो जाना है। मशवरा दे दें जी, क्या करें? इंडेफिनिट लाइफ लें, 5 साल लें? एक्सेलेंट, 5 साल लें, बिकॉज HL expects that indefinite life can be achieved, इससे भी ज्यादा मजबूत लफ्ज, इफ HL incur फ्यूचर एक्सपेंडिचर। अभी तो किया भी नहीं, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम की कोई चीज भी नहीं हमारे पास, अभी डालेंगे उसमें फिर पता नहीं होगा नहीं होगा, तो हवाई बातें हैं सारी। तो विदाउट सच एक्सपेंडिचर, लेकिन अगर ये खर्चा नहीं करेंगे तो फिर इसकी लाइफ कितनी है? बाकी लीगल लाइफ वाला कोई कॉन्सेप्ट तो उसने दिया नहीं, अगर लीगल लाइफ इतनी है कि रिन्यूअल इतने की, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं इधर। तो इसलिए लाइफ तो 5 साल ही ले लेंगे। आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ न्यू, जब न्यू सॉफ्टवेयर आया, ये तकरीबन तीसरा सवाल आ रहा है जिसमें जैसे ही कंपनी के पास नया सॉफ्टवेयर आता है तो पुराने को फारग करना शुरू हो जाते हैं या फौरन फारग कर देते हैं। जैसे ही न्यू सॉफ्टवेयर आ जाएगा, द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वुड हेंसफोर सर्व लिमिटेड पर्पस। ये नहीं कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर देंगे, उसका काम कम हो जाएगा, वुड सर्व लिमिटेड पर्पसेस। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वाज एक्वायर्ड फॉर 240 एंड एज ऑन 31 दिसंबर 2021 126 मिलियन हैज बीन amortized based on useful life of। अब मुझे थोड़ा सा उठना पड़ेगा क्योंकि इसकी ओपनिंग वैल्यूज दे दी हैं उसने। तो नाम शाम यार सारे आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, वो आपको लिखने आते हैं। मुझे बता दें ये है क्या? नहीं, सॉफ्टवेयर से पहले क्या था? लाइसेंस। बाकी अंग्रेजी नोट आपको लिखना आता है वो सॉफ्टवेयर। असल में इसकी ओपनिंग वैल्यूज आ गई तो वो लिख लेते हैं। नहीं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखना होता है, यहां कॉस्ट नहीं लिखना होता क्योंकि कई दफा रीवैल्यू भी हो रहा होता है। ओपनिंग एडिशन, जी एडिशन बोले, लाइसेंस की छोड़े एक ही दफा कर लेंगे। ओपनिंग बोले 210 जो लिखने आए थे, और आज तो रिवैल्यूएशंस भी हैं तो लाइनें 3-4 छोड़ दें जरा। 240 वालों, अभी तो मैं कुछ और बता रहा हूं,
मैं तो अभी पुराने की कॉस्ट 240 है जी जी सॉरी 240 अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन 126 ये तो हमें लिखना पड़ना था वरना फिर भूल जाना था 240 और 126 ओके कर लिया नोट चलें पढ़ें जी आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ अ new software the existing software would henceforth serve limited purpose the existing software was acquired for 240 million and as on भाई ये फुल स्टॉप उड़ा दो तस्वीर खींच के भेजो एंड एज ऑन 31 दिसंबर 2021 पिछले साल रुपीज 126 मिलियन हैड बीन अमोर्टाइज्ड बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years on 31 दिसंबर 2022 HL estimated that the value in use of existing software to be 58 million value in use existing software की 58 million है this valuation फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल नहीं दी उसने हो सकता है मार्केट में ना ट्रेड होता हो बस वैल्यू इन यूज ही दे दी बस उसी पे गुजारा चलाएंगे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है दिस वैल्यूएशन हैज बीन कंप्यूटेड यूजिंग द कैश फ्लोज प्रोजेक्टेड ओवर द रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ओरिजिनल अंदाजा क्या था लाइफ का नहीं मैं पुराने की पूछ रहा हूं नए की कहानी मुझे ना बताएं नए की कहानी तो इधर है नए की कहानी को मैंने क्या करना है मैं तो सिर्फ पुराने की पूछ रहा हूं आपसे पुराने की ओरिजिनल लाइफ क्या थी 10 years और अब हमने क्या सोचा इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है ये किस दिन खड़े होकर सोची है 31 दिसंबर लेकिन अगर हमारे साल के एंड पे खड़े होकर मुझे रिमेनिंग लाइफ पता चल जाए तो इसको इफेक्टिव हमारे साल के स्टार्ट से लेना है या एंड से लेना है आप बताएं साल के एंड पे अगर रिमेनिंग लाइफ 2 साल है तो साल के शुरू में रिमेनिंग लाइफ कितनी बनी तो बेहतर है हमारे साल की अमोर्टाइजेशन बी रिवाइज लाइफ के बेस पे कैलकुलेट करें अब बता दें अगर हमारे साल के एंड पे खड़े होके अगली रिमेनिंग लाइफ पता चल गई तो अगली रिमेनिंग लाइफ 2 साल है लेकिन अगर हमारे साल के शुरू में खड़े हो तो रिमेनिंग लाइफ 3 साल है जब भी रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड ना करें तो कॉस्ट को लेंगे या बीवी डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ अच्छा अब थोड़ा सा डायग्राम बना के समझ लें पिछला साल कौन सा है 2000 हमारा साल 22 अगले 2 साल कौन से हैं यहां खड़े होके रिमेनिंग लाइफ अगर 2 साल है तो यहां खड़े होके मुझे इस दिन बताएं कॉस्ट क्या है 31 दिसंबर 21 को भी लिख के आए हैं उधर 2 और इस दिन मुझे बताएं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जवाब 114 अब कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10 years करूं या बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 years 3 years समझ आ गया ना कैसे आया यहां खड़े होके 2 साल है तो यहां खड़े होके अब अगर यहां खड़े होके लेनी है तो फिर इस बुक वैल्यू को लेना पड़ेगा तो ये माय डियर डेटा है कॉस्ट का 240 माइनस 126 114 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से वर्किंग नंबर 2 अमोर्टाई अच्छा पुराने की भी निकाल दें नए की भी निकाल दें पहले पुराने की बता दें कॉस्ट कितनी है अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन 6 इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ
38 और नए की अमोर्टाइजेशन भी निकलवा दें फिर लगे हाथों साथ ही। नए की कॉस्ट क्या डिसाइड किया आपने? 410। लाइफ 5 साल। लिया कब था? 1 जुलाई को। फिर तो 6/12 करना पड़ेगा जी। 79। ओके नेक्स्ट। अब मुझे बता दें कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी करनी है ना। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लें तो आसान सी है। वर्किंग नंबर 3। पुराने की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग या नए की? सिर्फ पुराने की उसने कहा हुआ है। बुक वैल्यू मुझे किस दिन की चाहिए? जिस दिन की रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, 31/12/22। और इसी दिन की सवाल में वैल्यू इन मजबूरी में वही यूज कर लेंगे, 31/12/22। कितनी वैल्यू इन यूज दी हुई है? बुक वैल्यू निकालने के आपको याद है मैंने कहा था 2 तरीके बताए थे। अब या तो आप 114 माइनस 38 कर लें, नहीं समझ आई? एक और तरीका देख लें। 114 माइनस 38 नहीं करना तो 240 इज कॉस्ट, 126 इज ओपनिंग अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर 38। और देखें दोनों तरीके से सेम आ रही है, दोनों तरीके से सेम आ रही है, कह रहे हैं जैसे आपको पसंद है। जो जैसे कंफर्टेबल है। वैल्यू इन यूज की जगह ठीक है रिकवरेबल अमाउंट लिख के ब्रैकेट में लिखते हैं वैल्यू इन यूज है। अच्छा ये जरा देख लें मैंने क्यों कहा ऐसे। ये देखें अमोर्टाइजेशन कितनी निकली थी, देखें इधर। अब 114 में से 38 माइनस कर दें तो भी बुक वैल्यू निकल आएगी, और कॉस्ट में से अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें तो भी बुक वैल्यू निकल आएगी। कॉस्ट माइनस ब्रॉट डाउन अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर इज इक्वल टू कैरी डाउन बीवी। बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट जी। इंपेयर कितना हो गया? 18। ओके नेक्स्ट। पढ़ लिया? हमारे साल पता चला है कि पूरी कॉस्ट 1050 मिलियन की प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे वो इंटेंजिबल में डाल दी है विदाउट कंसिडरिंग द फॉलोइंग पर्टिनेंट फैक्ट्स। इन फैक्ट्स को इग्नोर किया गया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाज कमेंस्ड ऑन पिछला साल। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कब शुरू हुई है? पिछले साल ऑन 1 अगस्त 2021 अप टिल लॉन्च डेट ऑफ 1 अक्टूबर 22। 1 अक्टूबर 22 को लॉन्च हो गया। जरा मुझे बताएं कि प्रोडक्ट स्टार्ट कब हुआ? प्रोजेक्ट
यकम अगस्त 21। और किस दिन फैक्ट्री को हैंड ओवर हो गया? 1 अक्टूबर। जरा बताएं लैब कितना अर्सा खुली रही, कितने महीने? तसल्ली से गिने। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए? 5। और आगे 9 डालेंगे क्योंकि 30 सितंबर तक है। 9 जमा 5 14 महीने लैब खुली रही। एनी कंफ्यूजन? चलें फिर आगे। सैलरीज, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल, कंसल्टेंट फीस। ये घिसा पिटा वो डब्बा जो डालता होता है अक्सर। तीसरे सवाल में आज डाला है इसने। क्वेश्चन 19 खोल के देखें, पीछे खुला हुआ है, उसमें भी यही डब्बा बना हुआ था। वो घिसा पिटा डब्बा जो डालता होता है। नहीं, पिछला सवाल नहीं करना, नजर इधर करनी है। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन वॉज मेट ऑन यकम फरवरी 22। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया का पूरा हुआ यकम फरवरी हमारे साल। ऑल कास्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड। ये ड्यूरिंग द पीरियड कौन सा पीरियड है, कोई बता दे? ऑल कास्ट आर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग 14 महीने। ड्यूरिंग 14 महीने। कोई हावर ईयर प्रीवियस ईयर तो नहीं लिखा हुआ, बस ड्यूरिंग 14 महीने। 14 महीने लैब खुली रही है, ऑल कॉस्ट इनकर हुई इवनली एक्सेप्ट इक्विपमेंट। वो देख लेते हैं बाद में जरा, एक्सेप्ट इक्विपमेंट। तो ये बता दें फिर कितना बन गया? 420 को जरा छोड़ के बताएं, इन तीनों को जमा करें। 630। ये 630 कितना अरसा खर्च हुआ है? ऑल कॉस्ट्स एक्सेप्ट इक्विपमेंट। फिक्रा इस तरह पढ़ा करें पेपर में। ऑल कॉस्ट्स एक्सेप्ट इक्विपमेंट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, इक्विपमेंट तो यकम सितंबर को खरीदा, इसको छोड़ें। मुझे ये बताएं इस और इसके दरमियान कितने महीने हैं? 8 महीने। इस और इसके दरमियान अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्या कर रहे हैं? 6 महीने। और इस और इसके दरमियान टोटल 14 महीने। तो प्रोजेक्ट कितना अरसा चला? 14 महीने। उसमें से 6 महीने को एक्स और 8 महीने को कैपिंग। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ हो रहा है कि मैंने सिर्फ कैपिटलाइज वाला निकालना है या सिर्फ एक्सपेंस वाला निकालना है जनरल एंट्रीज में? मैं तो जनरल एंट्रीज करनी नहीं, मैंने तो क्या बनाना है? नोट बनाना है। तो नोट में मैं क्या करूं? एक सेकंड इधर देखिएगा, एक सेकंड में ये देखें, मैं वर्किंग में जाके कर देता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से काम मुकाएं। 630 डिवाइडेड बाय 14। 630 आपको पता कैसे आया? 630 डिवाइड बाय 14 इंटू 8 प्लस डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की सिर्फ अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज की डेप्रीसिएशन को कैपिटलाइज करेंगे। इक्विपमेंट कब खरीदे? पिछले साल। तो बस रिलैक्स रहें आप। इक्विपमेंट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पिछले साल की डेप्रीसिएशन तो बुरी वाली डेवलपमेंट की है। हमारे साल की जनवरी भी फारक करें। फरवरी से अक्टूबर 8 महीने, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी टेंशन ना लें। आई रिपीट, इक्विपमेंट कब खरीदा है? पिछले साल। पिछले साल के महीने गिने जो चले, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 4 महीने पिछले साल डेप्रीसिएशन किस फेज की है? बुरी वाली डेवलपमेंट फेज की। हमारा साल का जनवरी बताएं, हमारे साल का जनवरी भी तो आएगा ना, जनवरी 22, वो भी बुरी वाली डेवलपमेंट। अब अच्छी वाली डेवलपमेंट गिनना शुरू करें। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेप्रिसिएशन भी कहां डालें? एक्सपेंस में डालें। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे कैपिटलाइज बता दें कितनी करनी है। 420, ये कितने सालों की आ गई? 1 साल की, मल्टीप्लाइड बाय 8/12। ये ग्रैंड टोटल आ जाएगा, लेकिन इसको वर्किंग में जाके करें। वर्किंग नंबर, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल जी,
वेरियस कॉस्ट्स जो आई 630 कैसे निकला उसे बताएं ना। प्लस 160 इज इक्वल टू इनटू, अब ये बाय 14 पता नहीं बच्चों ने पेपर में सही किया होगा या नहीं किया होगा। ये सारी गेम बाय 14 वाली होती है। उसके लिए बड़ा अक्ल होनी चाहिए हमारे में कि लैब कितना अरसा खुली रही है। लैब 14 महीने खुली रही है। जी बोलें। 360 और क्या डालें? सिर्फ किस फेज की? डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, कॉस्ट इक्विपमेंट की। लेकिन इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 साल की डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। मुझे पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की नहीं चाहिए, हमारे साल जनवरी की नहीं चाहिए कैपिटलाइज करने के लिए, और हमारे साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की नहीं चाहिए। तो कब से कब तक की? फेब से सितंबर तक की, इनटू भाई ये तो 12 से ही करना है ना, क्योंकि ये तो डेप्रिसिएशन 1 साल की होती है ना। ये तो 12 से ही करना है ना डिवाइड, ये तो नहीं 14 से। 50 416। चलें जी, इसकी अमोर्टाइजेशन बता दें। 416, अब मैं हेडिंग नहीं दे रहा, अमोर्टाइजेशन की हेडिंग्स ना दिया करें, उधर ले जाएंगे तो पता चल जाएगा। 416 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। चलें जी, नोट बनाएं। हाँ जी, अब माय डियर, तीसरा हमारा कौन सा है? कोई नाम नाम लिखा हुआ है तीसरे का? प्रोजेक्ट पता नहीं क्या, जो भी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, बताएं ये इसके साथ मैंने ओपनिंग लिखा हुआ है या कॉस्ट लिखा हुआ है? तो फिर ये साल के शुरू में तो नहीं पढ़ा हुआ था। तो लाइसेंस ओपनिंग 0, ये भी 0। आप बताएं मुझे एंट्रीज बताएं। 174 की एंट्री बताएं। लाइसेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इसको पोस्ट करें एडिशंस में। परचेस्ड और इंटरनली जनरेटेड। जी, कितने का परचेज किया? 170। एंट्री बताएं 14 रुपए की। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन बढ़ाएं क्रेडिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन बढ़ाएं क्रेडिट, कितने से? 14 से। अच्छा, हम जो है ना ऐसी आने वाले दिनों में बात कर रहा हूं, इसका नाम रखेंगे ग्रीन पट्टी डेप्रिसिएशन का, और रिवैल्यूएशन वाली लाइन का नाम रखा करेंगे स्काई ब्लू पट्टी। स्काई ब्लू पट्टी की ये एंट्री मुनासिब नहीं है। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, अनरियलाइज खुशी है। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, अगर आपने ये कर दिया तो सिर्फ यहां पे आपको रिवैल्यूएशन शो करनी पड़ेगी, ये एंट्री नहीं है। आपको पता है सवाल ने लिखा हुआ है नेट रिप्लेसमेंट मेथड। नेट रिप्लेसमेंट मेथड ये होता है,
आने वाले दिनों में किसी दिन इंशाल्लाह रिवैल्यूएशन का प्रॉपर सवाल करेंगे, फिर आपको बताऊंगा। वो ये कहता है कि जिस वक्त आप एसेट रिवैल्यू करें उस दिन दो एंट्रीज करें, एक अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन को एसेट अकाउंट में शिफ्ट करें, फिर रिवैल्यू करें। तो रिवैल्यूएशन की दो एंट्रीज होती हैं, एक एंट्री होती है अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन को एसेट अकाउंट में शिफ्ट करें। वो किसी को एंट्री याद हो, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट, ये 14 रुपए को शिफ्ट करें, इस अकाउंट को जीरो करें, इस अकाउंट को जीरो करें। शिफ्टिंग एंट्री बताएं। ट्रांसफर, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, और इधर क्या लिखते थे? ट्रांसफर। कितना? 14। इस एंट्री का फायदा क्या होता है? एसेट बुक वैल्यू पे आ जाता है। देखें कैसे, इस एंट्री की वजह से ये अकाउंट जीरो हो जाता है और ये बुक वैल्यू पे आ गया 160 पे। अच्छा जी, अब एंट्री करें, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई। ओसीआई तो हम बना नहीं रहे, ओसीआई पीएनएल के नीचे बनती है, फिलहाल एसेट डेबिट कर दें 16 से। वो सब नोट इसके बनाऊंगा रिवैल्यूएशन के जी। एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन कितने से? चलें जी। और डिस्पोजल्स वगैरह हैं सवाल में? बस फिर तो डब्बा पूरा कर सकते हैं हम, डिस्पोजल कोई नहीं है। एक लाइन और डाल देते हैं, अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। चलें जी, इसका टोटल नहीं, बुक वैल्यू एक ही दफा निकालेंगे, एक दफा अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट देख लें कितनी लाइनें लेती है। दो ही लाइनें लेगी ये, ओपनिंग और इम्पेयरमेंट फॉर द ईयर। ओके, आगे चलें। इसकी कॉस्ट बताएं दूसरे की। 410 या 410 प्लस 20? 410 पर चेस्ट। अच्छा, पुराने को डिस्पोज करें? नहीं करना, सर्व लिमिटेड पर्पज, अभी कुछ साल हमारे साथ रहने। फिर क्या रहेगी? बस दोनों की अमोर्टाइजेशन, दोनों की अमोर्टाइजेशन, न्यू की 41, ओल्ड की 79। वर्किंग के रेफरेंस वगैरह खुद दे दीजिएगा। 79 दे दें, वैसे कुछ हो सकता है जो फिगर उसको इजीली ना मिले, नंबर काट ले उसके। इतनी खूबसूरत आपको पता है वर्किंग्स हमारी होती नहीं पेपर में, माशाल्लाह आप लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। इम्पेयरमेंट टेस्ट, इम्पेयरमेंट कितनी आ गई है? 18। ओपनिंग इम्पेयरमेंट लॉस 0, इम्पेयरमेंट फॉर द ईयर अब करा दें टोटल जिसके भी। 600 205 18। अब बुक वैल्यूज आप लिख सकते हैं। 440 420 ओके, नेक्स्ट। चलें आगे।
इंटरनली डेवलप कितने की है? वो एरर भी हुई है। वो भाई एरर को सही कर लेंगे, एरर सही करना अभी अभी तो हमने इंटेंजिबल का नोट बनाना है। इंटेंजिबल का नोट बनाते हुए अब ये तो सोचने की जरूरत नहीं है कि एरर क्या हुई थी, उसको कैसे सही करना है। इंटेंजिबल का जब नोट बना रहे हैं तो ओरिजिनल जो डाटा था उसको निकाल लें, उसे पोस्ट कर दें। तो जरा फोकस करें, हमने ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग के चक्कर में क्यों नहीं पड़े? वो तो एरर करेक्शन का नोट बनाना है ना, या तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी होती है, वो भी नहीं करनी। नोट में कौन सी एंट्रीज जाती हैं? ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग ओरिजिनल, तो ओरिजिनल हमने कर ली है, ओरिजिनल फिगर्स निकाल ली हैं सारी। तो जरा थोड़ा सा ये इस तरह भी प्लान करके चलें। पास पेपर क्वेश्चन 19 में क्यों ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग की थी? देखें आपके पीछे ही सफे पे नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें उसने रिवाइज फिगर्स मांगी थी। उसने क्या की थी? ये पुरानी बुक है, कोई है बुक पुरानी है तो नहीं लेना तो। अच्छा, तो उसने क्या मांगी थी? रिवाइज फिगर्स मांगी थी। इसमें उसने ओरिजिनल नोट मांगा है, तो अब ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करें या खाली ओरिजिनल को पोस्ट कर दें? खाली ओरिजिनल को पोस्ट कर दें। जी कितनी कॉस्ट है इंटरनली जनरेटेड के सामने? 416। ओपनिंग क्यों नहीं है? पिछले साल रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया नहीं पूरा था। पिछले साल तो बिल्कुल डेवलपमेंट चल रही थी। डेवलपमेंट अच्छी वाली शुरू कब हुई है? 1 फरवरी 22 को हमारे साल। काम पिछले साल का शुरू हुआ था, लेकिन गेम हमारे साल डली है। अमोर्टाइजेशन हमारे साल की 13। इक्विपमेंट के सारे की क्यों डिडक्शन निकालनी पड़ी? बाकी इक्विपमेंट की डिडक्शन P&L में गई होगी, हमें क्या, हमने तो सिर्फ नोट बनाना है हमारा। जी बोले 13 बोले बीवी 403। Note number 7 in tangibles. The revaluation is performed by, नहीं नीचे वो 2-3 लाइनें छोड़ दें, कॉस्ट मॉडल और मेजरमेंट बेसिस खुद ही लिख लीजिएगा घर जाके, यूजफुल लाइफ। द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय, लिखा हुआ है किसने की है? वाज परफॉर्म्ड बाय हेडिरो लिमिटेड नहीं बोलना खुदा के लिए, हम तो खुद हैं अपनी। अगर रिवैल्यूएशन इंडिपेंडेंट वैल्यू रिवैल्यू करता है। The last revaluation was performed by, इंडिपेंडेंट वैल्यू लिखा हुआ कहीं? बस अब क्या करें, अब छोड़ें। Had there been, ना डालें बेशक, had there been, ये मैं आपको बस समझ लें याद करवा रहा था, ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि नाम नहीं बताया हुआ वैल्यूअर का। Had there been no revaluation, the license would have appeared at a book value of, the license would have appeared at book value of, अल्लाह करे दी हो बुक वैल्यू ईयर एंड की। भाई टाइम लगेगा, आप दोनों रिलैक्स हो जाओ, लेट जो जी। अगर वो ना होता तो लाइसेंस किस पे आता? 160 पे। जी आगे चलें। मूवमेंट इन रिवोल्यूशन सरप्लस बनानी है, बना लें, बना लें। वैसे आई के अपने पता नहीं बनाई भी, वो पता नहीं थोड़ा सुस्त हो गया वैसे के बनाने में। मूवमेंट इन रिवोल्यूशन सरप्लस, जी पहले क्या लिखें? ओपनिंग नहीं है, और अरोज कितनी? रोज लिखते हैं, रोज ड्यूरिंग द ईयर।
तो अरोज भी तो ड्यूरिंग द ईयर ही होती है। ओके चलिए अभी नोट्स को मैं मिटा रहा हूं, मैं एरर करेक्शन का नोट बनाने लगा हूं। जी हाथ खड़ा करके बता दें, एरर करेक्शन के नोट में आपके जहन में क्या आ रहा है, क्या कम क्या करें? आइटम्स अफेक्टिंग पी एंड एल एंड आइटम अफेक्टिंग, मुझे बता दें करना क्या है एरर करेक्शन नोट बनाते हुए, करना क्या है, थोड़ी सी प्लानिंग बता दें, क्या करें? हाथ खड़ा करके बता दें करें क्या, वर्किंग क्या करें, वर्किंग क्या करें, एक्सपेंस कितने, वो वर्किंग कैसे करें ना, कोई बताएं इस फिगर को ये करें, इस फिगर को ये करें, फिर इसके साथ ये करें। 630 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 6/12 गलत जी, डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 6 गलत, और जी कोई बता दे यार। जी भाई ये फर्स्ट रो में आके 100 रुपए इनाम दे दें। अच्छा भाई करना ये पड़ेगा कि आपको एरर करेक्शन नोट करंट ईयर की एरर का नहीं बनता, क्योंकि करंट ईयर की एरर हम यूजर को सही करके भेज देते हैं। एरर करेक्शन नोट बनता है प्रायर ईयर एरर का। प्रायर ईयर में जो खर्चा हुआ उसकी ओरिजिनल एंट्रीज कर लेते हैं और उसकी रॉन्ग एंट्रीज कर लेते हैं। अब मुझे प्रायर ईयर की ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्रीज करवाएं, प्रायर ईयर की ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्रीज। वर्किंग नंबर 6 प्रायर ईयर की एंट्रीज करवाएं, वर्किंग नंबर 6। जी ओरिजिनल एंट्रीज करवाएं, ले आए आ रहे ओरिजिनल एंट्रीज। एक्सपेंस डेबिट जी बताएं, 600 डिवाइडेड बाय 14, वो तो 14 महीने का इकट्ठा दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैं मान रहा हूं कि पी एंड एल में जनवरी भी जाना है, लेकिन प्रायर ईयर एरर तो 31 दिसंबर तक हुई है ना। अब एरर करेक्शन नोट बनाने तो पिछले साल की ओरिजिनल एंट्रीज करें और पिछले साल की, अनलकीली पिछले साल की ब्रेक रकम फरवरी पे लगेगी या 31 दिसंबर पे? 31 दिसंबर पे। हमारे साल भी 1 महीने एरर हुई है, लेकिन उसको एरर करेक्शन नोट में क्यों नहीं लेके जाएंगे, वो तो नोट पहले ही सही करके भेज देने हमने। तो इनटू 5 225, ये साइंसदानों को तनख्वाह दी होगी हमने। डन। अच्छा और पिछले साल क्या खरीदा था? इक्विपमेंट पीपी, कितने का? 420। और इसकी डेप्रिसिएशन को कहां डालना था? पी एंड एल में, डिवाइड बाय 5 इंटू, नहीं 5/12 नहीं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 1 महीने लेट खरीदा है, अगस्त में नहीं खरीदा, सितंबर में खरीदा है, इंटू 4/12। फर्स्ट रो में दे दो भाई। और कोई एंट्री पिछले साल की? और कोई एंट्री पिछले साल की? बी कॉन्फिडेंट,
इंटेंजिबल बना ही नहीं तो उसकी अमोर्टाइजेशन क्यों होनी है? इंटेंजिबल बना ही नहीं तो उसकी अमोर्टाइजेशन क्यों होनी है? तो बस और कोई एंट्री नहीं पिछले साल की। रॉन्ग एंट्री बताएं। बोलें जल्दी, रॉन्ग एंट्री बताएं। हैज बीन रिकॉर्डेड एज इन, सब कुछ ही इंटेंजिबल में फेंक दिया हमने। हैज बीन रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस था इसलिए अमोर्टाइज नहीं किया होगा, सब कुछ हमने इंटेंजिबल में फेंक दिया। फिगर अब आप लोगों ने बतानी है, सब कुछ ही इंटेंजिबल में डाल दिया। पिछले साल कितना फिगर डाली होगी इंटेंजिबल्स में? 420 पूरा पिछले साल पे हुआ है, और इन सारों का 5/14, वो मेरे ख्याल से इधर से फिगर्स ना उठा लें। कैश की एंट्री अकाउंटेंट गलत करता ही नहीं, ये कैश इन्वॉल्व हुआ है। मुझे बस ये बताएं, बिजनेस का पिछले साल कैश कितना गया जेब से? 420 गया होगा, और 630 पूरा गया होगा या 5/14? ये जरा इंपॉर्टेंट बात थी कि इंटेंजिबल में कितना पिछले साल गया है। तो एक तो इंटेंजिबल में पिछले साल तनख्वाहें गई हैं उनकी, सब कुछ ही वो डाल रहे हैं ना इंटेंजिबल में, और इक्विपमेंट की कॉस्ट गई है टोटल। इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट। अब नोट बनाने की कोशिश करें। रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है ना, क्या नोट का नंबर दें? नोट 8। क्या नोट की हेडिंग? जो आप लोग FR1 में देते थे वही वाली लिखवा दें, करेक्शन ऑफ एरर। थोड़ी सी नेचर बता देते थे शायद, नेचर बता दें थोड़ी सी। हाँ, जो इंग्लिश में लिखते थे। Certain expenditures were wrongly capitalized in the, बोले certain expenditures were wrongly capitalized in 2021 in cost of, या एज इंटेंजिबल, कॉस्ट ऑफ इंडिया। आगे ये भी लिखते थे, एंड नाउ बीइंग रेक्टिफाइड, ये लिखते थे, एंड नाउ बीइंग रेक्टिफाइड। अब इसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसको अब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। आइटम्स अफेक्टिंग ए वाला, ई वाला, ए वाला मेरे ख्याल से। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पहले कर देना। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और आइटम्स अफेक्टिंग, अब आगे पेपर में पूरा लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी, यहां से एक अच्छा, इसमें आप जो है ना अलग अलग ही लेके जाना पड़ेगा लाइन आइटम्स को। इसमें ये नहीं कि पूरे एक्सपेंसेस को इकट्ठा ले जाएं, इसमें अलग अलग लेके जाएं। इंक्रीज इन एक्सपेंस बाय 225। एक्सपेंस कितने से बढ़ाना था? बुरी वाली डेवलपमेंट में एक्सपेंस कितने से बढ़ाना था? कितने से बढ़ाया? नहीं बढ़ाया तो बढ़ हाथ दें। इंक्रीज इन एक्सपेंस, इन डेवलपमेंट एक्सपेंस, इन रिसर्च एक्सपेंस, जो मर्जी लिख लें, बस बुरी डेवलपमेंट। कितने से? 225। इंक्रीज इन डेवलपमेंट एक्सपेंस। असल में पता है हम यूजर को क्या कह रहे होते हैं कि 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलो
उसमें खर्चे 225 से बढ़ा के देख लो, वो खर्चे सही नहीं बढ़े हुए, खर्चों को 225 से बढ़ाओ जी। इसको टेक कर लूं, ये यूज हो गया, ये और ये आपस में कट गया। आगे चलें, ये तो आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी है, ये इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट कितना 28। इसको भी टिक कर लें। डेप्रिसिएशन को 28 से क्यों बढ़ा रहे हैं, इसका और इसका कंपैरिजन करके देखें ना कितने से बढ़ानी है। रॉन्ग एंट्री में है ही नहीं डेप्रिसिएशन, तो क्या करें, बस ओरिजिनल में ही है सारी, तो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। अच्छा आगे चलें, डिक्रीज इन प्रॉफिट, जब P&L के आइटम पूरे हो जाए तो एक नई लाइन डाला करें, डिक्रीज इन प्रॉफिट। अच्छा बोले खर्चे बढ़ने से, ये भी खर्चा है ये भी खर्चा है, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट, 225 प्लस 20 253। चलें जी आगे, आगे क्या है, इंक्रीज इन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ उसने, इंक्रीज इन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स को बढ़ा दें, नेट 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 420 माइनस 28, 420 माइनस 28 392, इक्विपमेंट को बढ़ा दें। और इंटेंजिबल्स पिछले बैलेंस शीट में नजर आ रहे होंगे 645 के, तो हम यूजर्स को कह रहे हैं उनको जाके आप कम कर दो, क्योंकि वो है ही नहीं। असल में ये नोट का मकसद होता है, यूजर को पता है क्या कह रहे होते हैं, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके ये करो ये करो ये करो ये करो, और जाके पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटेंजिबल को कम कर दो, इंटेंजिबल क्रेडिट। अच्छा आप लोगों ने ना पास पेपर क्वेश्चन 19 जरूर एक दफा करना है इस सवाल के साथ ही घर जाके, ताकि आपको रेक्टिफाइंग एंट्री भी उधर रिवाइज हो जाए कि रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करते थे, रेक्टिफाइंग एंट्री करना भी सीखना है। ये रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं या रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट पोस्ट कर रहे हैं नोट में। अच्छा डिक्रीज इन, ये कौन से इंटेंजिबल डिक्रीज हो रहे हैं, जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने डाल दिए हुए और नहीं डालने थे, कितने से 645 से, बस लिख दिया ना तो डिक्रीज, नेगेटिव साइन डालने की जरूरत नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, एक और चीज आती है बैलेंस शीट में जो यहां से नहीं पता चलेगी, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का क्या तरीका बताया था टीचर ने, इन दोनों का डिफरेंस लें या प्रॉफिट वाला भी ले सकते हैं, वैसे तो शायद इन दोनों का डिफरेंस लेके भी होता था एक रिटेन्ड अर्निंग निकालने का तरीका, क्योंकि ये एसेट्स हैं ये भी एसेट्स हैं, ओवरऑल एसेट्स हैं, तो बैलेंस शीट की फॉर्मूला एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो वो भी एक तरीका होता है। देखिए ना ओवरऑल क्या फर्क पड़ रहा है, इंक्रीज इन इक्विपमेंट और डिक्रीज इन, तो एसेट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कितने से 253 से, तो अब कैपिटल में आरी पड़ी हुई है तो आरी को भी कम करना पड़ेगा तो इक्वेशन बैलेंस होगी। ये तरीका बताते थे टीचर, प्रॉफिट वाला कर लेते हैं फिर। ये तरीका वैसे कितने लोगों को समझ आ गया है, तो थोड़ा सा कोशिश करें शायद समझ आ जाए। इक्विपमेंट ओवरऑल, इक्विपमेंट और इंटेंजिबल दोनों ही एसेट हैं लकीली, एसेट्स को कम कर दो कितने से, इससे कैपिटल भी, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रखनी है, एक ये तरीका है, इसको छोड़ें अभी। प्रॉफिट कम होने से रिटेन्ड अर्निंग,
कम होती है, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, वही फिगर 253। ये सारा डेटा पिछले साल का क्यों लिया है? बोलें, हमारे साल वाला तो करेक्ट ही हुआ नहीं, उसमें भी गलती हुई है, लेकिन वो करेक्ट होके ही यूजर के पास गया है। तो ये सारा डेटा किस साल का लिया है? पिछले साल का। और अगर इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनती, वो कैसे बनती, जरा वो भी रिवाइज कर लें। एक्सपेंसेस को बढ़ा देते कितने से? 225 जमा 28, और इक्विपमेंट को क्या कर देते? डेबिट कम कर देते। इक्विपमेंट तो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, और इनटेंजिबल को तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाती। दोबारा बताएं, रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनती? एक्सपेंसेस डेबिट, इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देते, इन दोनों को नेट करके डेबिट कर देते, डेबिट डेबिट मैं यस तो यस, और इनटेंजिबल को क्रेडिट कर देते। अच्छा भाई ठीक है, क्लोज करो, हम एमसीक्यू की डिस्कशंस कर रहे हैं। अब जिसने बैठना